पीएम मोदी ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का किया उद्घाटन। पणजी में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस को किया संबोधित। कहा, आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में की सौगातों की बारिश। छठी वंदे भारत ट्रेन को नागपुर में दिखाई हरी झंडी। 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का भी किया आगाज। पहाड़ों के सरदार बने सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुकेश अग्निहोत्री बने डिप्टी सीएम। शपथ के गवाह बने राहुल, प्रियंका खड़गे, गहलोत, पायलट समेत कई दिग्गज। हाड़ौती में बैलगाड़ी पर नजर आए राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी का परिवार भी चला साथ। बूंदी के लाखेरी में की नुक्कड़ सभा। पंजाब में बीएसएफ ने बॉर्डर पर बरामद किए हथियार। अबोहर इलाके में 2 राइफल, 2 पिस्टल, 8 मैगजीन बरामद। पाकिस्तानी तस्करों ने पहुंचाई थी खेप। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पणजी में 90वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में शामिल हुए और 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का उद्घाटन किया। उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के साथ ही उत्तर प्रदेश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन और दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अब पूरी दुनिया हेल्थ और वेलनेस के ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पर मनाती है। इसका मतलब इस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था, उसको आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए है, लेकिन इसकी खूबी ये भी है कि आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर कल्याण की बात करता है, कल्याण को बढ़ावा देता है। अमृतकाल का एक बड़ा लक्ष्य है और आयुर्वेद इसके लिए एक मजबूत और प्रभावी माध्यम है। भारत इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता और मेजबानी भी कर रहा है। हमने G20 समिट की भी थीम रखी है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ऐसे ही विषयों पर आप सभी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के इस आयोजन में चर्चा करेंगे, पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये देश की 6ठी वंदे भारत ट्रेन है। ये ट्रेन नागपुर से रायपुर के लिए चलेगी। इससे पहले एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। उन्होंने 520 किलोमीटर लंबे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन भी किया। पीएम ने नागपुर में मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन किया, वहीं दूसरे फेज की आधारशिला को रखा। AIIMS नागपुर का उद्घाटन किया। नागपुर में 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन किया। मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे का पहला चरण पूरा। वहीं कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में हम औरंगाबाद से पुणे तक हाईवे बना रहे हैं और जल्द ही उसके कार्य का शुभारंभ होगा, जिससे नागपुर से पुणे केवल 6 घंटे में पहुंच सकेंगे। वहीं महाराष्ट्र में 6 एक्सप्रेस हाईवे भी बनाए जा रहे हैं। कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें विशेष रूप से
हमारी महाराष्ट्र सरकार ने समृद्धि महामार्ग का भी उद्घाटन हो रहा है। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग ये हमारे विदर्भ और मराठवाड़ा के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री के काल में इस मार्ग की शुरुआत करने का संकल्प किया। वहीं सीएम शिंदे ने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग जर्मनी के ऑटोबान से बेहतर साबित होगा। ये राजमार्ग 10 जिलों और राज्य के अमरावती, औरंगाबाद और नासिक के प्रमुख शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते याचं लोकार्पण होतंय, याचा आनंद खूप मोठा आहे। आणि त्याचबरोबर या महामार्गाला हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव आम्ही दिलंय, याचाही खूप मोठा आनंद आहे। आणि म्हणून मी खऱ्या अर्थाने आज भाग्यशाली समजतो, भाग्यवान समजतो स्वतःला। देवेंद्रजींनी आम्ही सुरू केला हा महामार्ग आणि आज आमच्याच काळामध्ये कारकिर्दीमध्ये याचं लोकार्पण होतंय। याच्यामध्ये खूप अडचणी आल्या। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। हालांकि पहले चरण के बाद राहुल ने हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और वहां से लौटने के बाद यात्रा का दूसरा फेज शुरू किया गया। बूंदी में भी राहुल की यात्रा को समर्थन मिल रहा है। रविवार को यात्रा बूंदी के बलदेवपुरा गांव से शुरू हुई। यात्रा में प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उनके बच्चे भी शामिल हुए। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, खेल मंत्री अशोक चांदना, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता यात्रा में राहुल के साथ चले। बूंदी जिले के अरनेठा से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का लाखेरी के पास लबान में लंच ब्रेक हुआ। वहीं राहुल गांधी ने कोटा खुर्द में चाय नाश्ता किया। यहां पूर्व जिला प्रमुख महावीर मीणा द्वारा लाई गई बैलगाड़ी में बैठकर कुछ दूरी तक राहुल गांधी चले। इसके बाद लाखेरी रेलवे स्टेशन के पास नुक्कड़ सभा हुई। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को देश भर में सराहा जा रहा है। पिछले 3 सालों में अगर राहत मिली, सबसे महत्वपूर्ण बात भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में यह है कि आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है, राज्यों के बीच विषमताएं बढ़ रही है और गरीब और अमीर के बीच में विषमताएं बढ़ रही है। अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब हो रहा है और मध्य वर्ग के लोग दबे हुए हैं। और अब बात पहाड़ी सत्ता की, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला के रिज मैदान में सुक्खू को सीएम पद की शपथ दिलाई। उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजीव शुक्ला, प्रतिभा सिंह समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे। इससे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की और कहा कि प्रतिभा सिंह राज्य में पार्टी की मुखिया हैं। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं सभी। है कि हमारे मुख्यमंत्री डेजिग्नेटेड सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ओएस के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ इकट्ठी है। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय। पंजाब में बीएसएफ जवानों ने हथियारों की बरामदगी की है। रविवार को लगभग 12:15 बजे बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के अबोहर इलाके में 2 AK-47 राइफल, 4 राइफल मैगजीन, 2 पिस्टल, 4 पिस्टल मैगजीन और कारतूस बरामद किए हैं। उक्त सामग्री पाकिस्तान तस्करों ने भारतीय सीमा में पहुंचाई थी ताकि उनके साथी भारतीय तस्कर उठा सके। इससे पहले भी पंजाब में कई बार हथियार बरामद हो चुके हैं। महाराष्ट्र के पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति ने कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर काली स्याही फेंक दी। आरोपी ने मंत्री पाटिल के विरोध में नारेबाजी भी की। पुलिस ने तुरंत मंत्री पर स्याही फेंकने वाले को पकड़ लिया। आपको बता दें कि शुक्रवार को औरंगाबाद शहर में महात्मा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कर्मवीर भाऊराव पाटिल को लेकर चंद्रकांत पाटिल ने विवादास्पद बयान दिया था, जिसका विरोध शुरू हो गया था। वहीं आज जब मंत्री पाटिल पिंपरी चिंचवड़ में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तो उनका विरोध होने लगा। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेकिन बिहार 2025 में जदयू मुक्त जरूर हो जाएगा। 2024 में भारत बीजेपी मुक्त हो जाएगा। 2024 में भारत बीजेपी मुक्त तो नहीं होगा, लेकिन 2024 आते आते बिहार जरूर जनता दल यू से मुक्त हो जाएगा। आपका तो आज न कल विलय होना, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। अगर नहीं भी विलय होगा तो आप 2024 आते आते जदयू का खात्मा हो जाएगा। बिहार में कोई जदयू का रोआ नारा भी नहीं बचेगा, एक सीट भी नहीं जीत पाएगा 2024 के अंदर। और नीतीश जी, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी के कारण आपको कम सीटें आई, इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थी, तो आप इस बात को भूल गए कि आपका जनाधार घटता जा रहा, लोकप्रियता घटती जा रही है। बिहार के कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-2 पर बरेज के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद 2 को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। हम लोग सामान ले जा रहे थे घास। अच्छा, अरे और कैसे ट्रक क्या हो? ऊपर का ट्रक ओवर किया ट्रैक्टर से जी, ट्रैक्टर से किया, एक बाद टूट गया, टूट के एक बाद हम लोगों के पास चला गया। ट्रैक्टर आप लोगों पे चढ़ गया? विदेश मंत्री एस जयशंकर वाराणसी में काशी तमिल संगमम में हिस्सा लिया। काशी तमिल संगमम में विदेश मंत्री ने तमिल के लोगों से बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काशी तमिल संगमम के आयोजनों की श्रृंखला में श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित संगोष्ठी में सम्मिलित हुए। इससे पूर्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हनुमान घाट जाकर तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती के भांजे केवी कृष्णन से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने महान राष्ट्रवादी कवि की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। Our faith, our belief, our culture must get its recognition, must get its due place in the rest of the world. That is our commitment to all of you. Now, what do we do to make that possible? You know, there are temples not only in India, not only in the Indian subcontinent, but in many regions beyond. I had only 2 months ago gone with the Vice President to see the biggest temple in the world, the Angkor Wat
temple complex. Today we are restoring and renovating the temples in Angkor Wat. There is a big temple there called Ta Prohm. That also is something we are working on. There is another very famous temple in Cambodia called Priya Vihar. नगर निकाय की अधिसूचना भले ही अभी जारी न हुई हो, लेकिन प्रत्याशी नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। कभी पदयात्रा, कभी बाइक यात्रा निकालकर अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बलिया जनपद के मनियर में भी आज कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सुबह सपा पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र हट्टी के द्वारा बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। अपनी शक्ति दिखाना चाहता। यहाँ एक से एक सामंत लोग खड़े हैं। एक गरीब का बेटा खड़ा है, मेरे साथ जो भी थे गरीब के साथी थे और मेरे नौजवान साथी थे। यही मुझे ताकत दिखाना था कि मैं भी अब मैदान में हूँ और मुझे कम ना आका जाए। कहाँ से कहाँ तक ये रैली निकाली थी आपने? पूरे नगर भ्रमण किया गया, ये परशुराम स्थान से लेकर के नौका बाबा सबका पूजा करते हुए हम। खबर जनपद बलिया से है, जहां नगर पंचायत मनियर में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कुंवर विजय सिंह पप्पू ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के झंडा तले नगर पंचायत मनियर में पदयात्रा निकाली। मीडिया से बात करते हुए पप्पू ने कहा कि अब मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं, अब देखना यह है कि लोग हमें कितना समर्थन कर रहे हैं। सहयोग की भावना से लगातार राजनीति में प्रेरित होकर सहयोग की भावना से मैं काम जिसके साथ भी रहता हूँ तन मन से करता हूँ और तन मन से काम करने का परिणाम मुझे मिलता है। और परिणाम ये मिलता है कि लोगों की जुबान पर होता है कि पप्पू जी जिसके साथ रहते हैं वो जीत की गारंटी होते हैं। अब तो मेरा ही मामला आ गया है, तो मेरे मामले में देखें उन लोगों की क्या सहयोग मेरे साथ रहता है। वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि अब वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के बाद गोवा में अलग से आयुष मंत्रालय होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद यूपी में वो लाइव कार्यक्रम वहां पे भी लोग देख रहे हैं। इसका कॉस्ट है 381 करोड़ रुपीस। इसका भी इनॉग्रेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हस्ते होने वाला है। थर्ड प्रोजेक्ट which is the National Institute of Homeopathy, Narela, Delhi, which cost of rupees 287 crore. एक ही दिन में 1000 करोड़ ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से लोकार्पण करने जा रहा है। बेसहारों को सर्दी से बचाने के लिए नगर निगम ने रैन बसेरे बनाने शुरू कर दिए हैं। महापौर लखनऊ एवं जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी लखनऊ कैसरबाग लखनऊ में रैन बसेरों से संबंधित प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि सरकार की मंशा है कि बेसहारों और राहगीरों को रैन बसेरे में रखा जाए। अभी तक 17 रैन बसेरे तैयार हो चुके हैं।
खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां बेसहारों को सर्दी से बचाने के लिए नगर निगम ने रैन बसेरे बनाने शुरू कर दिए हैं। महापौर लखनऊ एवं जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी लखनऊ कैसरबाग लखनऊ में रैन बसेरों से संबंधित प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने इस दौरान बताया कि सरकार की मंशा है कि बेसहारों और राहगीरों को रैन बसेरे में रखा जाए। वहीं अभी तक 17 रैन बसेरे तैयार हो चुके हैं। सरकार के द्वारा तो 8 जो स्थायी शेल्टर होम्स थे, उसमें लगभग 44 लाख रुपए की धनराशि सरकार के द्वारा एनजीओज को प्रदान की गई। उसके अलावा एनजीओज ने अपने रिसोर्सेज अपने आप भी इकट्ठे किए और जन सहयोग से उन्होंने काफ़ी इसमें काम किया था। इस बार अभी तक 9 ऐसे नए स्थायी रैन बसेरों का संचालन प्रारंभ हो चुका है, जो कि नगर निगम के द्वारा किए जा रहे हैं। पर जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है, ठंड बढ़ती है, लगातार हम लोग उसकी व्यवस्था करते हैं। तो इस बार भी उस व्यवस्था के लिए हम लोग सब यहाँ बैठे हैं एक साथ, इसीलिए कि वो व्यवस्थाएं और अच्छी सी हो सके। और इसके साथ साथ जो हमारा कम्युनिटी किचन का है, क्योंकि ये हर बार हमें लखनऊ से बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, हमें गल्ला मंडी से, व्यापारियों से। और आज हम आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि अगर वो सहयोग शुरू हो जाए तो हम लोग जो है डेली बेसिस पे हॉट को पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें हमारे गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद सब लोग अच्छा सहयोग करते हैं और मुझे अभी लोग कॉल भी करने लग गए इसको लेकर। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का किया उद्घाटन। पणजी में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस को किया संबोधित। कहा, आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में की सौगातों की बारिश। छठी वंदे भारत ट्रेन को नागपुर में दिखाई हरी झंडी। 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का भी किया आगाज। पहाड़ों के सरदार बने सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुकेश अग्निहोत्री बने डिप्टी सीएम। शपथ के गवाह बने राहुल, प्रियंका खड़गे, गहलोत, पायलट समेत कई दिग्गज। हाड़ौती में बैलगाड़ी पर नजर आए राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी का परिवार भी चला साथ। बूंदी के लाखेरी में की नुक्कड़ सभा। पंजाब में बीएसएफ ने बॉर्डर पर बरामद किए हथियार। अबोहर इलाके में 2 राइफल, 2 पिस्टल, 8 मैगजीन बरामद। पाकिस्तानी तस्करों ने पहुंचाई थी खेप। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन